अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो एचआर के यानी कि हाइलाइट रेजनिंग रेंज से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया मेजरमेंट से। तो चैप्टर नंबर 2 हाइलाइट रेजनिंग रेंज से कौन से फोर्स इन या मोशन इन वन डायमेंशन। तो वेक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो इसी में उन्होंने ऐड कर दिया हाईलाइट वालों ने, यानी कि उन्होंने सेपरेट चैप्टर नहीं रखा। तो यहाँ पर आपको वेक्टर के जो पॉइंट्स है वो भी मिलेंगे। तो मैं दोबारा आपको बता दूं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बनाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान हेलिडे रेजनी करेन की बुक से बनाए हैं। यानी कि इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हेलिडे रेजनी करेन की बुक से हमने लिए हैं। किसी और बुक के या किसी और नोट्स वहां से हमने इसको नहीं लिया। अगर यहाँ से कोई चीज मिस हो जाती है तो उसको कवर अप करने के लिए हमने 3 से और से चीजें ऐड नहीं की। तो इसलिए ऐसा नहीं किया कि प्योरली हमारे पास जो हाईलाइट रेजनिंग करेन है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के वो भी हमारे साथ बनते चले जाएं। ठीक है। तो अगर कोई एचआर के पढ़ना चाहता है वो वैसे तो आपको सजेशन ये है कि आप पूरा चैप्टर लफ्ज ब लफ्ज खुद पढ़ें। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ सकता तो वो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको पढ़ ले तो इंशाल्लाह ताला जो पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है ना, जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई भी जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिस ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप जानते हैं इंसान कोई 100% वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो मे भी हमसे कोई ना कोई पॉइंट है वो मिस हो गया हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई भी एचआर के पढ़ता है तो उसको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो हमारे जो थ्योरी वाले जो नोट्स हैं वहां पर हमने ऐड नहीं किया तो वो हमें वो बता दे तो हम इंशाल्लाह ताला उसको ऐड कर लेंगे। तो इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स अनाउंस की हैं। तो चूंकि फिजिक्स की क्लास है तो मैं सिर्फ फिजिक्स की आपको गाइड करूंगा। इस दफा उन्होंने जो और ये सिर्फ और सिर्फ जो सीट्स हैं वो फीमेल्स के लिए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेल्स की सीट्स आया आ गई थी उस वक्त फीमेल्स की सीट्स नहीं आई थी। तो काफी फीमेल्स कह रही थी कि ये ज्यादती हमारे साथ कि फेडरल वालों ने मेल्स की तो भेज दी लेकिन फीमेल की नहीं भेजी। तो अब फेडरल वालों ने फीमेल्स की भी भेज दी हैं। तो इसमें फिजिक्स की जो सीट्स हैं वो आप फिजिक्स की सीट्स कितनी हैं। फिजिक्स की 10 सीट्स हैं। हाँ जी 10 सीट्स हैं फिजिक्स की। तो आपके पास यानी कि फेडरल में अगर 10 सीट्स आना ये मतलब एक अच्छा नंबर है सीट्स का। तो फीमेल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल कर लें। तो फेडरल की जो है ना वैसे पीपीएससी से या केबी के या बाकी जो है वहाँ से अच्छी ये वो पे देती हैं और हफ्ते में 2 छुट्टियां भी होती हैं। तो कोई भी पूरा जो पाकिस्तान है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। तो आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना, उससे पहले ही आपने अपना वो अप्लाई कर देना है। और इसका अप्लाई ऑनलाइन नहीं होता बल्कि इसका आपने वो नहीं सॉरी इसकी जो है ना फी ऑनलाइन पे नहीं होती, अप्लाई ऑनलाइन ही होता है लेकिन जो फी है वो आपने बैंक में जमा करवानी होती है। ऑनलाइन फी अभी इसकी पे नहीं होती। तो इसलिए आपको वो चलान फॉर्म होता है, एक ही चलान फॉर्म है, वहां पर आपने सारा मेंशन करना है और फी पे करके अभी रख लें। बाद में फिर जब भी आप वो फ्री हो तो वहां पर फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। लेक्चरार के लिए बीएड नेसेसरी नहीं होता। सर फेडरल में पेडागोजी के लिए कोई अच्छी सी बुक सजेस्ट करें। तो वैसे तो मैंने बीएड नहीं किया होगा क्योंकि लेक्चरार के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती, बाकी फिर भी है ना मैं सर्च करके फहीमुल्ला आपको बता देंगे। ठीक है। और अब इसका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो फीमेल्स हैं उनकी क्योंकि जॉब्स आई हैं तो उनको मैं बता दूं कि ताकि जो यूट्यूब पे लेक्चर सुनती हैं उनको भी पता चल जाए कि इसका चैप्टर हम वो इसका जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो फिर हमें पर्सनली मैसेज कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो प्योरली जो एफटीएस लेक्चरार की जो तैयारी का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने जाएंगे। तो इस पर कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और किसी ने यहाँ पर कमेंट किया है सर मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो, हाँ जी फिर मेजरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये डिसाइड हुआ है कि अभी जो है ना फर्स्ट राउंड इसमें हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी
और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। बाकी जो एक्सरसाइज है ना वो हम सेकंड राउंड में करेंगे, क्योंकि थ्योरी एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर वो हम करना शुरू हो जाए तो वो फिर काफी बोरियत हो जाती है, एक चैप्टर में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना वो खत्म हो जाती है, फिर बंदा एक कहते हैं कि चैप्टर को बार बार पढ़ के वो बोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स की राय भी यही थी कि आप ना पहले ये वाला कर लें और बाकी जो है ना एक्सरसाइज वो सेकंड राउंड में कर लेंगे, तो इसलिए फिर हमारी स्पीड भी थोड़ी तेज हो जाएगी। चलिए आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपसे वेक्टर की इंटरव्यू में पूछी जाती है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि इंटरव्यू में आप छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन ना बताया करें। अच्छी बुक वाली जो भी जहाँ पर आपको डेफिनेशन मिले वो डेफिनेशन आप इंटरव्यू में सुनाया करें। इससे होता क्या है कि जब आप अच्छी बुक की डेफिनेशन सुनाते हैं ना तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल होता है वो खुश हो जाता है, वो कहता है कि इस बंदे ने रिसर्च की हुई है, इस बंदे ने बुक्स पढ़ी हुई हैं। अब ज़ाहिर है जिसने एचआर के नहीं पढ़ी तो वो ये डेफिनेशन नहीं सुनाएगा, जिसने एरल नहीं पढ़ी वो डेफिनेशन वो नहीं सुनाएगा। तो जो बुक पढ़ता है ज़ाहिर है वो वही वहाँ को डेफिनेशन सुनाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू में सवाल किया जाता है तो आप खुश ना हो जाया करें कि जी वेक्टर की डेफिनेशन ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि मैं सुना के मेरा सवाल ठीक हो गया। जो हमसे सवाल पूछते हैं ना छोटे छोटे आसान से, तो उसके पीछे भी एक मकसद होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना कहें कि ये फजूल में उन्होंने सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये जो जाहिर है कि आप छोटे छोटे आसान से सवाल है ये आते तो सब कुछ होते हैं, चाहे नालायक हो या लायक हो, इससे कोई आप जज तो नहीं कर सकते। लेकिन जो जवाब आप देती है ना आसान सवालों के, वो उनसे उनको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे ने कितना पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अच्छी बुक्स वाली डेफिनेशन आप याद किया करें। तो हाइलाइटेड एथनिक रेन कहती है वेक्टर्स क्या होती हैं, वेक्टर्स आर क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड, यहाँ पे डेफिनेशन खत्म नहीं होती, याद रखिएगा। हमारी पाकिस्तानी बुक्स में वो यहाँ पर डेफिनेशन खत्म कर देती हैं, लेकिन वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर खत्म नहीं होती। आगे लिखा होगा एंड दैट फॉलो अ सर्टेन सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स, तीन कंडीशन है वेक्टर होने के लिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वो वेक्टर लॉज को फॉलो भी करे। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स फॉर प्रोसेसेस सच एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उन क्वांटिटीज को आप क्या नाम देंगे, वेक्टर्स का नाम देंगे। स्केलर्स होती हैं इन कंट्रास्ट टू वेक्टर्स क्वांटिटीज दैट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली अ नंबर एंड इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्केलर्स। आगे एग्जांपल आपने लाजमी देनी है, क्योंकि एग्जांपल देने से आपकी अच्छा इंप्रेशन जाता है। पॉइंट नंबर 3 है पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल की डेफिनेशन भी पेपर में इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज पार्टिकल। आवाज नहीं आ रही। सर जिसका मास मतलब के जीरो, मतलब के जीरो के करीब हो उसको हम पार्टिकल कहते हैं, मतलब के सिंगल मास हो। अदनान खान ने टेंसर का पूछा है। तो देखिए अदनान खान टेंसर के बारे में हमारा जो है ना डिटेल लेक्चर है वो हमारा हो चुका है। वो हमारा हुआ है लेक्चर बैच 3 में। तो आप इस तरह कीजिएगा कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना वो मुझे याद करवा दीजिएगा, तो वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दिए जाएंगे। तो आपका जो टेंथ वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज जो डिस्कस हो चुकी है वो दोबारा 1 रुपी मैग्नीट्यूड है। जो नंबर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड होती हैं, सही मुल्ला। और ये फिजिकल क्वांटिटी है कि 1 रुपये को फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रही हैं। बाय पार्टिकल वी ऑफन मीन अ सिंगल मैथ पॉइंट, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही मैग्नीट्यूड कहती हैं। नंबर है ना अगर 3, तो क्योंकि 3 की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए जब आप लिखते हैं मीटर, किलोमीटर, तो तब इसका मीनिंग बनता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। नंबर विद यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड।
क्योंकि आप फिजिकल क्वांटिटीज की बात करती हैं तो अकेला नंबर लिख दें या अकेला यूनिट लिख दें, उसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैग्नीट्यूड का। डिस्क्राइब स्पेसिफाइंग ओनली अ नंबर एंड इट्स यूनिट। ये जो नंबर है, नंबर प्लस यूनिट, इसको कंबाइनली आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्लियर है मैग्नीट्यूड का? नंबर विद यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो पार्टिकल की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल वी ऑफन मीन अ सिंगल पॉइंट मैस पॉइंट, जैसे अभी स्पीड बता रहे थे, such as an electron, but we also can use particle to describe an object whose parts all move exactly the same way. पार्टिकल फिजिक्स में आप भी हो सकती हैं। अब ज़ाहिर है आप कहाँ और इलेक्ट्रॉन कहाँ, आप इतने भारी मैथ वाले हैं, इतना वो बड़े मै वो साइज भी बड़ा है, मैथ भी ज्यादा है, और कहाँ आप और कहाँ इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिजिक्स में आपको भी एज अ पार्टिकल ट्रीट किया जा सकता है। कैसे ट्रीट किया जा सकता है? क्योंकि जब आप मूव करती हैं तो जो आपकी टांग है, आपकी हाथ, आपकी नोज, आपके आईब्रो, सारे जो मैसेज है वो उसी वेलोसिटी से मूव करती हैं। जो वेलोसिटी आपके पाँव की है, जो वेलोसिटी आपके हाथों की है, जो वेलोसिटी आपके मुंह की है, सारे सब की वेलोसिटी अगर सेम हो तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, उसको हम एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकती हैं। तो पार्टिकल का ट्रीट इसलिए किया जाता है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, फिर वो कहता है बना कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल इफ देयर आर नो इंटरनल मोशन सच एज रोटेशन और वाइब्रेशन ऑफ इट्स पार्ट। यानी कि इंटरनल मोशन ना हो तो उसको भी आप कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसको आप एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। फिर आगे उसने एग्जाम्पल दी है, और रोलिंग व्हील, रोलिंग व्हील को आप पार्टिकल का ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों? because the point on its rim moves differently from a point on its axle। अब देख ले कि रोल कर रहा है ना, अगर ये देख ले, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के पास वाले जो मैच हैं, इनको जो स्पाइनल और चक्कर जो कंप्लीट करना है, इनको थोड़ा करना है, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। जो यहाँ पर उन्हें जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ट्रेवल करना है, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती। तो जो रोल करने वाली होती हैं उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं रोटेशन, तो उनको आप एज अ पार्टी का ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर मैच, हर पॉइंट वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करता। सिंगल पॉइंट मैट एटम होता है। देखिए जो पॉइंट मैसेज आपने जो न्यूट्रल आपने नहीं पढ़ा, वही पॉइंट मैसेज होती हैं जिसकी डायमेंशन नहीं होती। ये जस्ट मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए ये हम यूज करते हैं। पॉइंट मैथ हो गए या पॉइंट चार्जेस हो गए, सिर्फ और सिर्फ ये हमारी मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही तो पॉइंट मैथ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और ना ही पॉइंट चार्ज रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि एटम तो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए आप एटम को मैथ पॉइंट नहीं बोल सकते। इस पर भी हमारा डिटेल डिस्कशन हुई हुई है कि पॉइंट मैथ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये जस्ट मैथमेटिक्स का टूल होता है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन उनको आसान हम बना सके। क्योंकि ऐसा, अब देखिए जो पॉइंट मैथ है, क्या कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज है कि उसके पास मैथ भी और वो उसकी डायमेंशन भी ना हो? तो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर स्लाइड कार हो, स्लाइड का मतलब है कि जिस तरह वो बच्चे नहीं होते बचपन में, किस तरह वो आपका होती है, यहाँ पर आप बैठ जाती है तो आप वो झूले लेना शुरू कर देती हैं, तो फिसलन वो फिसलन वाली जगह होती है, तो वो जैसे आप जैसे यहाँ पर बैठती हैं तो आप स्लाइड करते हुए नीचे आ जाती हैं। क्योंकि जब आप स्लाइड कर रहे हैं तब आपकी जो बॉडी है, हर पॉइंट है वो सेम वेलोसिटी से मूव करता है। तो उसको वक्त आप उसको एज अ पॉइंट वो पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोल कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, तो तब आप एज अ पार्टिकल आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर पार्टिकल है। कंसीडर क्यों करते हैं? जस्ट ये भी जिस तरह मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, बस ये इसका यूज है।
Next, the properties of vectors. To represent a vector on a diagram, we draw an arrow. The length of the arrow is drawn to be proportional to the magnitude of the vector using a जो भी आप स्केल यूज करती है ना, मतलब किलोमीटर यूज कर रही है, मीटर कर रही है, सेंटीमीटर कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि आप उसके अगर स्केल के मुताबिक अगर आपने ना, Sir, there is no voice. आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। तो वो कह रहा है कि जो भी आपने मैग्नीट्यूड ड्रॉ करनी है तो आपने कन्वीनियंट स्केल लेना है, तो उसके मुताबिक आपने ड्रॉ कर देना है। अदर वेक्टर दैट आर पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम, कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा वेक्टर दिए गए हों तो फिर आप क्या करते हैं, ड्रॉन यूजिंग द सेम स्केल सो दैट द रिलेटिव साइज ऑफ द एरोज आर द सेम एज रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ये नहीं करना कि एक वेक्टर को आप सेंटीमीटर में ले रही हो स्केल में, एक वेक्टर को आप मीटर में ले रही हो, तो इस तरह आपने नहीं करना। वो कहता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, सेम प्रॉब्लम है, तो जो भी आपने स्केल चूज करना है वो सभी वेक्टर के लिए सेम होना चाहिए ताकि आप उनका कंपैरिजन आसानी से कर सकें। फिजिकल वेक्टर्स क्या अदनान आप पूछ रहे हैं? वॉइस में पूछ लें या अपने क्वेश्चन को पूरा पूछें, क्या आप पूछ रही हैं? Although the magnitude A is always positive, तो यहाँ पे तो लिखे ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये फिर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? यहाँ पर तो लिखे मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों यूज हम करते हैं, बताएं। सर, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है। एनी डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल वेक्टर्स? ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर पीडीएफ में वो आपको दे दिया जाएगा। इतना डिफरेंस जो है ना वो आपको शेयर कर दी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो आपका नेगेटिव साइन है ना, वो आपका क्या है, जस्ट डायरेक्शन बता रहा है। ये नेगेटिव साइन 3 के साथ नहीं है, ये याद रखिएगा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये -3 है। नो, नंबर पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव साइन ये जस्ट डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगी, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर मैग्नीट्यूड नेगेटिव होती है, जैसा कि आप टेम्परेचर की बात करते हैं, वहां पर आप क्या बोलती हैं, -20 डिग्री C। तो यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है? मीन्स के टेम्परेचर कम हो रहा है। नहीं, ये यहाँ पर नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर, यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, यहाँ पे नंबर मतलब कि नेगेटिव है। हाँ जी, तो ये जो आप पढ़ते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज, वो हमारी क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो वो बात हम करते हैं वेक्टर के केस में। फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर्स भी आती हैं, तो स्केलर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन वेक्टर के केस में जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा पॉजिटिव भी होती है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती फहीमुल्ला, एनर्जी पॉजिटिव है। वो जो नेगेटिव के साइन जो होता है ना, वो शो करता है कि आप पे उधार है, आपने अगर सिस्टम को आजाद करवाना है तो आप इतनी एनर्जी देंगे प्लस में, तो वो फिर आपका जो बंदा है वो आजाद हो जाएगा। एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। ये फिर आगे वो बात का कंसेप्ट है कि नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये पार्टिकल फिजिक्स में जो रिसर्च एरिया वहाँ की बात है। लेकिन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो हम बात करती हैं, यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन यहाँ पर डायरेक्शन शो नहीं करता। यहाँ पर वो नेगेटिव साइन हमें बताता है कि वो जो है ना आपका, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
आप इतनी एनर्जी देंगे सिस्टम को, तब जाकर आपका जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वो आजाद हो सकता है, अदरवाइज वो आजाद नहीं होगा। तो इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं कि ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि सिस्टम बाउंड है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये बाउंड है। या दूसरे अल्फाज में ये भी आप कह सकते हैं फील्ड इज अट्रैक्टिव। तो डिफरेंट वे हैं ये इनको बताने के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है? देखिए यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने आपको बताया है कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगी, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन स्केलर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया टेम्परेचर की। तो यहाँ तक बातें क्लियर है? जी सर, क्लियर है। लेकिन वो कहते हैं कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल वेक्टर इज लोकेटेड एट एंगल, अगर दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अगर आपका वेक्टर इसमें लाई कर यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वहां पर फिर आपके जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगेन याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जस्ट नेगेटिव ये बताएगा डायरेक्शन को बस। एमसीक्यू आया पेपर में कि यूनिट वेक्टर की डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये जस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए होते हैं, तो इसलिए नाम इनका है यूनिट, लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताना होता है। When we write an equation involving vectors such as, we mean that the two vectors are precisely the same, they have the same magnitude and direction। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तब वो दो वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ एंड ओनली देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। तो आसान से आप बता सकते हैं कि अगर कंपोनेंट्स बराबर हैं, कंपोनेंट्स बराबर होने का मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शन भी पूरा सेम होगी और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगी, वो भी सेम होगी। द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर, एक नंबर हमारे पास स्केलर सी, उसको आप क्या करते हैं, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा, तो बी डिफाइंड अ न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी टाइम्स। तो आपको यहाँ पर जितने टाइम्स आपने वो मल्टीप्लाई करना, उतने टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द स्केलर में बी अ प्योर नंबर और इट में बी अ फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशन एंड यूनिट। अगर आपने वेक्टर को डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ टू डिवाइड अ वेक्टर बाय अ स्केलर एज वी इन we simply multiply the vector by 1/c। ये c क्या है, ये आपका स्केलर नंबर है। तो अगर हमारे पास 2a है ना, 2a हमारे पास वेक्टर है, तो इससे आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, इन रियलिटी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी किस तरह लिखा होता है, 1/2। ये बात वो कर रहा है कि अगर आपने वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करना है, तो तब आप क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, 1/, की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रही होती है। अब देखिए, आप जानते हैं कि हमारी जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, हमारी जो सरफेस है, अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ, वो ओवल शेप रखती है। तो इसलिए ये जो वैल्यू है 6400 किलोमीटर, तो ये ज़ाहिर है ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम अर्थ को फ्लैट कंसिडर करते हैं। तो जब फ्लैट हम कब कंसीडर कर सकते हैं, जब हमारा जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होगा। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट एंड वी कैन सेफली यूज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमें ये भी बात पता चलती है कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आप फ्लैट के लिए यूज कर सकती हैं, कर्व के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कर्वेचर के लिए यूज नहीं होते, तो इसलिए फिर भी हम इनको अर्थ के लिए वो यूज करते हैं। तो इसलिए तब हम यूज करते हैं जब हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करते हैं। अगर आप अर्थ को वो फ्लैट कंसीडर नहीं करेंगे, आपका डिस्टेंस ज्यादा हाई हो जाएगा,
तो फिर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज नहीं कर सकते, फिर आपको वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ हमारी स्फीयर है। लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस स्मॉल है तो फिर आपका यहाँ से काम चल जाएगा, फिर आपको स्फेरिकल में जाने के बजाय वहां पर फिर आप क्या करेंगे, आप कार्टेशियन में ही चले जाएंगे। नमूना आपका जो माइक है वो बार बार म्यूट हो जाता है, कंडीशन म्यूट रखें। The next time, most pocket calculators return angles between 90 degree and 90 degree for tan inverse. In this case, अगर आपको नया एंगल दिया जाए ना 66 डिग्री, तो tan इनवर्स आपका मालूम करना है। tan इनवर्स 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री पुट नहीं करेंगे, आप क्या पुट करेंगे 294, यानी कि टोटल एंगल कितना होता है 360, तो आप क्या करेंगे 360 माइनस 66, तो तब आपकी जो रिजल्ट है वो आएगा, अदरवाइज फिर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर लिखी है कि जब हम मैथ वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो इस तरह थोड़ी सी आपने टेक्निकलिटी को याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द सेम एज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते। डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमिन्ड ओनली, जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मालूम किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज वेलोसिटी, अच्छा पहले आपसे सवाल है कि क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में सेम होती हैं, या आप इस तरह कर लें कि एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को क्या हम एवरेज स्पीड बोल सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है क्या आप उसको एवरेज स्पीड बोल सकते हैं? पॉइंट 10 की समझ नहीं आई। ये जस्ट भाई मुल्ला, ये कैलकुलेटर आप पकड़ेंगे ना तो तब आपको समझ आ जाएगी कि कैलकुलेटर में जब आप वो कुछ एंगल आप पुट करते हैं ना तो वहां पर आपका आंसर गलत आ रहा होता है। तो वो बताया यहाँ पर उन्होंने कि आपने 66 फुट नहीं करना बल्कि 294 फुट करना है, क्योंकि जो काम 66 देगा वही काम हमारा 294 भी देगा। यानी कि कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है, जस्ट ये मैथ वालों के लिए कैलकुलेशन करने के लिए, कंसेप्ट कोई नहीं है। अब सर मेरे शेन ने ख्याल भी, से नहीं हो सकता। अब शेन बोली है जी हो सकता है, रैला भी बोली है जी हो सकता है, बाकी भी बताएं। फिर कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो उसको हम एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते। अदनान, फहीमुल्ला, अकराम, रहीला, सैयदा समरा, कुल्सिया, आप भी पार्टिसिपेट करें। अदनान कह रहा है जी हो सकता है। सर एवरेज क्वेश्चन वेलोसिटी क्या है? जी, मेमोना भी कह रही हो सकता है। सर क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है क्या हम उसको एवरेज स्पीड बोल सकते हैं? सईदा समरा भी कह रही है यार। पीछे कौन रह गया है? 3 डॉट्स वाले आपने भी अभी जवाब नहीं दिया, अदनान ने जवाब नहीं दिया, कराम ने भी जवाब नहीं दिया, रहीला ने भी नहीं दिया, सैयदा समरा ने दे दी है, कुस्तिया ने भी नहीं दिया। तो इसका आंसर स्पीड ने सही दिया है। आप एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको आप स्पीड नहीं बोल सकते। यहाँ पर वो एग्जाम्पल दी हुई है तो आप उसको देख लें। सर क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसमें वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और एवरेज स्पीड इस टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है लेकिन एवरेज स्पीड आपकी जीरो कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए आप एवरेज वेलोसिटी के केस में आप नहीं कह सकते कि वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो, क्योंकि जब एवरेज वेलोसिटी जीरो अगर आती है तो इसका मतलब है जीरो जो मैग्नीट्यूड है उसको आप स्पीड नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पीड तो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर। उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल की है तो उसकी एवरेज स्पीड का आंसर कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। याद रखिएगा ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप एवरेज के लिए यूज करते हैं। जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा शो करता है लॉन्गर बड़ी चेंज को, ठीक है।
तो इस चीज का भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कहीं पर आप डी आर यूज करती हैं, कहीं पर आप डेल्टा आर यूज करते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? डेल्टा आपने तब यूज करना जब आपका टाइम इंटरवल या चेंज आपकी बड़ी हो, और डी आर तब यूज करना जब आपकी जो चेंज है वो वेरी वेरी स्मॉल हो। अब ये बात कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी मूव कर रही है ना, यहाँ से मूव की है, यहाँ से चलकर वापस यहाँ पर आ गई है, तो चूंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसकी टोटल लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर उसने ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा, फिर वापस आ गया, तो उसका जो, और एवरेज हम लोग कैसे मालूम करते हैं, तो बता सकता है वर्टिंग में फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड का वर्टिंग में क्या फार्मूला होता है? सिंपल से नहीं सर बताना। एवरेज एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, और एवरेज फार्मूला स्पीड जो पूछ रहा होती है हूँ वो टोटल। जी फार्मूला। कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है वर्टिंग में? सिंपल नहीं, सिंपल तो हमने पढ़ लिया, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, वो तो हमने पढ़ लिया कि वर्टिंग में क्या फार्मूला होगा। नहीं अफसीन, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फार्मूला पूछ रहा हूँ जी। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वो तो चेंज आ जाता है ना, वो तो आप इस तरह डेल्टा एस और आप डेल्टा आर, वो तो ये आप बता रही हैं, मैं फार्मूला पूछ रहा हूँ। किसी को नहीं आता? वर्डिंग में पूछ रहा हूँ समरा जी, अकराम राजपूत बताएं। जी एवरेज वेलोसिटी होता है कि जब टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से हाँ जी, डिवाइड कर लिया जाए तो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा टी यहाँ पर जो है टोटल टाइम इंटरवल है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है एवरेज का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी जब आप यहाँ से चले थे, जी यहाँ पर गए, फिर वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो जब तो 0 को आप टाइम से डिवाइड करें तो आंसर आपको 0 मीटर पर सेकंड एवरेज मिलेगा। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, और एवरेज एक आंसर वेलोसिटी हो होती गया। है वो फाइनल मैग्नेटिक पॉइंट वेलोसिटी